नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उत्तराखंड DLED प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था 25 मई 2022 को। यहाँ पे हम कुल टोटल आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 50 तक हैं जीके के जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम करेंगे 151 से लेके 200 तक जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है। और 51 से लेके 150 तक मैथ और रीजनिंग होती है 50-50 मार्क्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वंदना कटारिया को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किसने किया था इनको सम्मानित? तो पुष्कर सिंह धामी जी ने वंदना कटारिया को ओलंपिक 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको 25 लाख का चेक और इसके साथ ही उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये रहने वाली है हरिद्वार की। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के कुल 5 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं 5 जिले? तो 3 जिले CPU, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ये तीनों जिले जो हैं ये चीन देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 3 ही और कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका चंपावत, दूसरा है उधम सिंह नगर और तीसरा पिथौरागढ़। ये तीनों किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं नेपाल से। और उत्तराखंड का मात्र एक ऐसा जिला है जो कि 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो कौन है? वो है आपका पिथौरागढ़। ये चीन से भी और नेपाल दोनों देशों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रकाश पंत जी उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में श्रीमती रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्षा हैं और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्षा भी है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो भारत में चावल की खेती का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो जो सरसों है दोस्तों ये खरीफ की फसल नहीं है, ये है रबी की फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें रबी की फसल और खरीफ की फसल की, तो जो रबी की फसल होती है वो गेहूं हो गया, सरसों, जौ, आलू, चना, मटर, मसूर, ये सभी आते हैं रबी की फसल में। और खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल में आपका चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जितनी भी चीज़ें ये गर्मी में होती है ये सभी आती है आपकी खरीफ की फसल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो बेंगलुरु जो है वो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। थर्मल पावर जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र
जो है ये क्या है, बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है अपने इंडिया में। दोस्तों डीएलएड के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, तो सबसे ऊपर आपको ये डीएलएड की ई बुक मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं? तो भारत रत्न सम्मान करने वाली प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपको इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी/मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिजोरम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है अपने भारत का। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो लंग्स को। ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो निमोनिया रोग है वो फेफड़ों को ग्रसित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर का काल। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन हैं? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुर्तगाली है वो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1818वीं ईस्वी में। ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब, और डी है शाहजहां। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून के कालसी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किस आंदोलन में किया था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1923
1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सागरीय जल के स्तर में जब वृद्धि होगी तो औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि भी होगी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को नापने वाला कौन सा स्केल है? वो है रिएक्टर स्केल। यहाँ पे ऑप्शन ए है वायु की आर्द्रता। तो वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। बी है यहाँ पे वायु का वेग। तो वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। और तरल का घनत्व मापा जाता है एरियोमीटर या उसे कहते हैं हाइड्रोमीटर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो ये अपना इंडिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाबार्ड संबंधित है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हवा महल, यहाँ पे दे रखा है उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो हवा महल है वो उदयपुर में नहीं है बल्कि वो जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी है यहाँ पे जामा मस्जिद। तो ये दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार सासाराम में है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। तो कौन से संशोधन द्वारा डाला गया? तो 42वें संशोधन। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पे अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? तो जितने भी एससी हो गया, एसटी और समाज में जितने भी कमजोर वर्ग हैं इनकी शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना और साथ ही साथ इनका जो शोषण होता है उससे इनका सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। 32 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। केवल 6 महीने का ही अंतराल हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? तो 33 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 86वें संशोधन द्वारा। अगर बात करें राइट टू एजुकेशन की तो इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, जितने भी 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। और जो डिसेबल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। जो ये एक्ट है ये हुआ था आपका 2000, जो राइट टू एजुकेशन है ये 2009 में लोकसभा में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण पूरे देश में लागू हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था? तो 2009 में ये लोकसभा में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह। तो 34 का आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हैं।
विशेष रसायनों की सहायता से उगाया जाता है? नहीं। जो ऑर्गेनिक है तो विशेष रसायन इसमें नहीं आ सकते हैं। ऑप्शन बी है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक क्या होगा, भोजन होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और पोषण HDI का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुद्रास्फीति का कारण है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि ही मुद्रास्फीति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर है वो है पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो डेनमार्क देश है ये क्या कहलाता है? पवनों का देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड, हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ए है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, सेकंड है यहाँ पे फेफड़ों की क्षति, थर्ड है त्वचा का कैंसर, और लास्ट है आमाशय के अल्सर। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जब यूवी किरणें अत्यधिक प्रभावित हो जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है और त्वचा का कैंसर होता है। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, चैटिंग ईमेल की तरह है, ये बिल्कुल सत्य है, हमने बताना है कौन सा सत्य नहीं है। बी है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं, चैटिंग एक व्यक्ति के साथ नहीं, चैटिंग तो एक से अधिक व्यक्ति के साथ भी, कई व्यक्तियों के साथ की जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, जी बिल्कुल। और डी है, चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी इसका राइट है। तो हमने बताना था कौन सा नहीं है, तो 45 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या पूछ रखा है यहाँ पे? विश्व, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को अपने इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, टीचर डे। वो किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है टीचर डे 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 47 है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जो जांच है ये करती है एड्स रोग की पहचान। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म है एलिसा की। क्वेश्चन नंबर 48 है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है। तो उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? फुटबॉल है। और उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल जो है इसको कब घोषित किया गया था? तो 2011 में यह घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस में वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित होंगे पेरिस में। और ये जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे जीके के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151 है दोस्तों। अब यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हो गया जो 151 से 200 तक है, यानी कि 50 मार्क्स के। और डीएलएड में हम इनको तभी सही कर सकते हैं जब आप वहाँ पे पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आपने अपने मन में दो चीज़ें तो बैठानी है। एक कि आप एक टीचर हो और एज अ टीचर आप बच्चों को कैसा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। और दूसरा है जहाँ भी किसी भी ऑप्शन में ये होगा कि बच्चे से गलती हो रही है या बच्चे के बारे में कुछ बोल रखा होगा तो वो ऑप्शन एकदम गलत होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड हमने देखना है कि बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। बच्चा भगवान है, उससे 1% भी गलती नहीं होगी। अगर इस वे में हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु तो आप क्या आवश्यक समझते हैं? तो ऑप्शन ए धार्मिक प्रवचन, बिल्कुल भी नहीं। बी है परिवार का वातावरण, नहीं। सी है पाठ पूजा करना और डी है अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। और तीसरी बात हमने ध्यान रखनी है दोस्तों, आप वहाँ पे डीएलएड का पेपर देने जा रहे हैं और डीएलएड पास करके आप 1 से लेकर 5th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 1 से 5th तक के बच्चों के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे? तो अच्छे बुरे के अंतर को हम क्या करेंगे, जहाँ पे बच्चा अच्छा कर रहा है उसको प्रोत्साहित करेंगे और जहाँ पे वो बुरा कर रहा है उसको दंडित ना करके बल्कि उसको प्यार से समझाएंगे। और जो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है प्रत्येक अवसर में एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। बी है यह अधिगम को सरल बनाता है। सी है यह बौद्धिक विकास में सहायक है और डी है यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में चारों ऑप्शन एक जैसे होंगे, हमको चूज वो करना है जो ऑप्शन तीनों अन्य ऑप्शनों को इंक्लूड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है और डी, इसका राइट आंसर डी है यह शिक्षार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होता है। देखो जब जो बच्चा होता है वो अपने घर में उसका प्राकृतिक वातावरण ही होता है, ऑब्वियसली बात है। तो वो अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहनों सभी से किस भाषा में बात करता है, अपनी मातृभाषा में बात करता है। अगर वो स्कूल में भी अपनी मातृभाषा से उसको टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें आत्मविश्वास भी विकसित होगा। यह अधिगम सरल भी होगा अगर वो मातृभाषा में, क्योंकि वही भाषा उसके घर में और वही स्कूल में अगर उसको प्रोवाइड की जा रही है तो अधिगम भी सरल होगा और बौद्धिक विकास में भी सहायक होगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या दर्शा रहे हैं, ऑप्शन डी को। तो 152 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 154 है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए। इसका राइट आंसर अभी क्षमता परीक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में कब आएंगे? जब वो दूसरा कोई व्यवसाय नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम काम करना चाहते हैं, नहीं, जो टीचर बनेगा उसके पास कम काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहता है,
नहीं, इसका राइट आंसर होगा उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आएंगे जब वह ये सोचेंगे हम एक भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, सी है मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157 है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है। ऑप्शन ए है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, जी हो सकता है अगर रुचिकर कक्षा शिक्षण न होगा तो विद्यालय से छात्र भाग सकते हैं। बी है छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, ये भी हो सकता है। सी है छात्रों को दंड, ये तो हो ही नहीं सकता। और डी है अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। तो 157 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं कि अध्यापक जब समस्या के प्रति उदासीन होंगे या जो समस्या है बच्चों की उसमें अगर एक्टिव ही नहीं होंगे, उसमें कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो कक्षा जो है, जो हमारा टीचिंग जो क्लास है वो रुचिकर भी नहीं होगी और छात्र उसमें रुचि तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। तो 158 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नकारात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 159 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। जब वो एक दूसरे के साथ, जब नया टीचर होगा तो एक दूसरे के साथ, चाहे वो टीचर हो चाहे वो छात्र हो, उनके साथ क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, यहाँ पे अध्यापक को, ऑप्शन ए है अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए। बी है अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए। सी है अपने विषय में निपुण होना चाहिए। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन ए है प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, ये नहीं हो सकता। बी है बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे और उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ये क्वेश्चन भी सेम वही है जो ऊपर में था, बस क्वेश्चन का पूछने का ढंग थोड़ा अलग है। ऑप्शन सी है उससे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और डी है उस लड़के को घर भेजेंगे तथा प्रबंध करेंगे। ये तीनों जो ऑप्शन है ये एक जैसे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कौन है, ऑप्शन सी है। ठीक है। एज अ टीचर हम क्या करेंगे, एज अ पेरेंट्स का रोल भी निभाएंगे प्रधानाचार्य, और जो अन्य उसके फ्रेंड है उनका भी रोल प्ले करेगा एज अ टीचर। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, ऑप्शन ए है उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें। बी है उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है अगर टीचर उनको वही प्रोवाइड कर रहा है तो तभी क्या जो पाठ है वो उसमें बच्चे रुचि लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 165 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग और लगाव तथा प्रोत्साहन। नैतिक अपराधों के तत्परांत छात्रों को दिया गया दंड हो ही नहीं सकता। और सी है व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो 167 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 168 है यहाँ पे, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है, तो वह विधि है ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस विधि में जो छात्र है वो क्या होगा, हर टाइम एक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। 169 के आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, बिल्कुल सही। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से हम कुछ भी दृश्य देख सकते हैं। सी है, दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट लग रहे हैं, इसलिए 169 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, अर्थात अध्यापक और छात्र, कोई भी कक्षा जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव हैं वह सबसे बेस्ट शिक्षण प्रणाली होगी। तो इसलिए 170 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें वो दोनों क्या है, एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 171 है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक की कुशलता। क्वेश्चन नंबर 172 है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। तो 172 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, विशेषज्ञता और अनुभव अगर दोनों होंगे तो कक्षा कार्य में विधियों में परिवर्तन एक अध्यापक ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो 173 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, और यहाँ पे थर्ड है कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। तो 173 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 174 है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 174 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रद्धापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण जब बिहेव होगा तभी शिक्षक और छात्र का जो संबंध होगा वो सबसे अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, एक सजीव कक्षा में स्थिति में यह हो सकता है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि 175 का राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए समय समय पर हंसी के फारे उड़े नहीं, समय समय पर भयंकर हंस रहे हैं तो दूसरी कक्षा भी डिस्टर्ब हो सकती है। बी है, संपूर्ण शांत रहें, कोई भी कक्षा अगर शांत है इसका मतलब वहाँ ना टीचर एक्टिव है और ना ही स्टूडेंट एक्टिव है। और डी है, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो, इसका मतलब वहाँ जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहा या टीचर एक्टिव नहीं है कि बच्चों में हर बार वाद विवाद हो रहा है। इसलिए 175 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 176 है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे। बी है, उससे कहे कि वह फिर ऐसा कभी ना कहे, नॉर्मल से कहेगा तो वो दोबारा भी जरूर ऐसा कहने की कोशिश करेगा। सी है, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, अगर वो प्यार से समझाएं और दृढ़ता के साथ ऐसा बोलें कि दोबारा ऐसी गलती ना करना, तो जो वो पेरेंट्स हैं, वो पिता है, वो दोबारा ऐसी गलती करने के लिए कभी नहीं आएगा। और डी है, कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहे तो एज अ टीचर हम ये भी नहीं कर सकते हैं। तो 176 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नम्रता और दृढ़ता दोनों गुण जिस टीचर में होंगे वही सबसे बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, एक छात्र यह जानना चाहता है कि वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियोगिता परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, एक स्कूल
शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य तथा देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है प्रदर्शन प्रतिमान का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि जो टीचर है उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रदर्शन प्रतिमान का। क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? तो समावेशी शिक्षा क्या है? सबके लिए समान एजुकेशन, समान बिहेवियर, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना, समावेशी शिक्षा वही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विविधता के प्रति सम्मान, इसका राइट है। विविधता के प्रति जो भी प्रत्येक बालक में क्या है डिफरेंट होता है, तो उसके प्रति टीचर को क्या सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक छात्र के प्रति। बी है शून्य अस्वीकृति, इसका ये भी सही है। सी है सहयोग करना चाहिए, और डी है विशेष वर्ग स्थापन। इसका राइट आंसर नहीं पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 179 का। क्वेश्चन नंबर 180 है, पाठ्यक्रम विकास में जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? तो 180 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन लेता है? अध्यापक लेता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यम स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शैक्षणिक निर्देशन। इसका राइट आंसर 181 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 182 है, प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 183 है, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। तो दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है यहाँ पे प्लेनेट बोर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है 184, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जो एक अच्छी परीक्षण विधियां होती है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो वो वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उसमें वैधता भी होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता, जिनमें ये चारों चीजें होंगी तो वो एक अच्छी परीक्षण विधि कहलाई जाएगी। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई और आई भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीनों क्या हैं? शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? तो 186 का राइट आंसर है, देखो कार्य विश्लेषण भी करना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान होना अनिवार्य है, और सी है अधिगम उद्देश्यों को लिखना भी, पहचानना और उनको विश्लेषण भी करना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 186 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 187 है, कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? ऑप्शन ए है कहानी की भाषा शैली, विषय वस्तु सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और प्रवाहमय होनी चाहिए, तो ये तो सही है। बी है कहानी कहने का ढंग स्पष्ट और आकर्षक दोनों होना चाहिए, तभी बच्चे उसमें क्या इंटरेस्ट लेंगे। सी है कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं, ये भी सही है कि कहानी को हम सीधा पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ ही नहीं बता रहे तो वो उपयुक्त नहीं कही जाएगी। ऑप्शन डी है कहानी लंबी होनी चाहिए, तो ये मैटर नहीं करता कि कहानी लंबी है कि छोटी है, ये मैटर करता है कि कहानी सरल है, रोचक है, प्रवाहमय है, आकर्षक है। ठीक है, तो इसलिए 187 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा है कि नहीं है तो कहानी लंबी हो छोटी हो ये मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 188 है, प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बी है प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए,
बिल्कुल सही। सी है प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। तो 188 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है और थर्ड भी, तीनों ये राइट हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? तो 189 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रविधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 है, यहाँ पे शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए है, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन ही होता है। छात्रों के व्यवहार में अगर परिवर्तन होगा वही क्या कहलाता है? अधिगम या शिक्षण। ऑप्शन बी है, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। सी है, छात्रों के चरित्र का निर्माण। और डी है, एक उपयुक्त नौकरी। तो ये सभी क्या है, एक अगर छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होगा तो ये तीनों खुद ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? 191 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त सोच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 है, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? तो ये होता है वास्तविक जीवन की स्थितियों से। इसका राइट आंसर 192 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। क्वेश्चन नंबर 194 है, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, हो सकता है। बी है, छात्रों के भौतिक स्तर को सुधारना। सी है, छात्रों के बहुमुखी विकास की सहायता करना। और डी है, छात्रों के मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना। देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये तीनों भी सही हैं, लेकिन ये तीनों देखो छात्रों के बहुमुखी मतलब उसका सर्वांगीण विकास। ठीक है। तो सर्वांगीण विकास छात्र का कब होगा? बौद्धिक स्तर से होगा, तो वो भी सर्वांगीण, भौतिक और मूल्य प्रणाली। तो ये तीनों जब मिलेंगे तो छात्र का सर्वांगीण विकास होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? तो 195 का जो राइट आंसर है वो है समूह चर्चा। ठीक है। कन्वर्जेशन जब होगी ग्रुप में तो यही सबसे बेस्ट होगा कि छात्र तब क्या करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। ये क्या होगी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी कही जाएगी जब ग्रुप में डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? छात्र पर ध्यान नहीं देंगे। बी है, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। सी है, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो छात्र को दंडित कभी नहीं हो सकता है। 197 है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो 197 का राइट आंसर हो जाता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 198 है, यदि छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है, उन्हें अनदेखा करेंगे, नहीं। बी है, कक्षा छोड़ देंगे। सी है, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे। और डी है, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। जब शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेगा, कहाँ पे वो त्रुटि कर रहा है, तो जो स्टूडेंट है वो उनकी कक्षा में जरूर रुचि लेंगे, इसलिए 198 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी समस्याओं के समाधान में जो सहायता करता है वही स्टूडेंट के फेवरेट टीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो 200 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है?
परिवार है। और अगर यहाँ पे होता है कि समाज जीवन का द्वितीय स्रोत क्या है, तो ये विद्यालय हो गया, तुम्हारा मीडिया हो गया, वो सब उसमें इंक्लूड हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।